हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी के टीजीटी नेचुरल साइंस के सॉल्यूशन, जो कि 8 सितंबर 2021 को हुआ था और एक क्वेश्चन पेपर मेल कैंडिडेट्स के लिए था। क्वेश्चन नंबर 1 डिसिप्लिन 1 का, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 60 ग्राम गोज अप बीइंग थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास हमें गिवन है 60 ग्राम है, इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका मास है 60 ग्राम। तो हमें ये बताना है कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो, जब हम इसको ऊपर उछाल रहे हैं तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर जा रहा है, तो h हाइट ऊपर आकर के इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसका फॉर्मूला होता है mgh। तो जितनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उतना वर्क डन हमें इसको मतलब ऊपर फेंकने के लिए करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें फाइंड करना होगा वर्क डन, और वर्क डन बराबर होगा माइनस ऑफ mgh के इक्वल। अब देखो, मास हमें पता है, g की वैल्यू हम 10 ले लेंगे। हालांकि जब नहीं दी होती तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते, लेकिन यहाँ पर कोई भी आंसर इतना पॉइंट में नहीं है तो मैं 10 लेकर के चलूंगा। ठीक है, और हाइट पहले पता कर लेते हैं कितनी होगी। अब देखो, जब आप इसको ऊपर फेंक रहे हो तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जो कि माइनस जी के इक्वल होगा, उस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। इनिशियल स्पीड हमें पता है, तो ऐसे में जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब एक ही जगह g आ जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, मतलब एक्सेलरेशन की जगह g हम ले लेंगे। अब हमें तो हाइट पता करनी, तो हम इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि टाइम नहीं पता तो मैं इसलिए इस इक्वेशन का यूज कर लेता हूँ हाइट फाइंड करने के लिए। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और देखो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस का होगा क्योंकि स्पीड कम होती है ना, रिटार्ड हो रहा है वो एक्चुअली, तो माइनस 2gh यहाँ पर आ जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी जब ये अपने पीक पॉइंट पर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इनिशियल तो हमें पता है 10 है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस 2, g की वैल्यू 10 लेंगे, h की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20h इक्वल टू 100, या फिर h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 10 अपॉन में 2 या फिर 5 मीटर। अब 5 मीटर हाइट पता चल गई तो वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस m की वैल्यू 60 ग्राम है ना, उसको SI यूनिट में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि वो किलोग्राम में आ जाए। g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, h की वैल्यू 5, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 5 का 10 से करोगे तो ये 2 आएगा, और यहाँ पर ये हाफ कर दो इसको तो 3 आ जाएगा। यानी जो वर्क डन हमें फाइंड करना था वो आ रहा है माइनस 3 जूल। तो आंसर होगा ऑप्शन 2 माइनस 3.0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये जो जितनी भी स्टेटमेंट है रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास कोई वायर है L लेंथ का, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A और लेंथ है L, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन में एरिया। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड करता है और इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया पर। इसके अलावा अगर आप टेम्परेचर वेरी कर रहे हो तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, और ये कंडीशन तब है जब टेम्परेचर वेरी ना कर रहा हो। रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड करेगा, इनवर्सली क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट चूज करनी है। तो पहली, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर। तो बिल्कुल सही बात है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर। अगर आप मुझे कोई पर्टिकुलर वायर दे रहे हैं जिसके लेंथ और एरिया फिक्स है, तो उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स होगा जब तक हम टेम्परेचर, लेंथ और एरिया चेंज ना करें। तो स्टेटमेंट तो सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या वो डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड करता है? तो ये चीज मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। देखो, रेजिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, जैसे आपने कभी कभी V और I के बीच में कुछ इस तरह का ग्राफ पढ़ा होगा, हालांकि वो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए होगा ऐसा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में स्लोप डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नॉन ओमिक में। फिर है फोर्थ, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वही तो अपना सही आंसर होगा, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डैश ऑफ एन आई कंटेंस अबाउट 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व। देखो, मैं आपको समझा दूं, जैसे आई होती है ना, तो आई जो भी हम देखते हैं उसका जो इमेज, यहाँ पर लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर होता है रेटिना जहां पर इमेज बनती है। ठीक है, और रेटिना से बहुत सारी मिलियंस नर्व जाती है ब्रेन की तरफ,
जो कि उसको मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा पार्ट है ऑफ एन आई कंटेन 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर। तो वो पार्ट होता है रेटिना, क्योंकि रेटिना के थ्रू से ही ऑप्टिक नर्व माइंड तक जाती है, और रेटिना पर जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, ये ध्यान रखना, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इसके अलावा हमारी आंखों के अंदर कितना लाइट जाएगी, उस लाइट का जो अमाउंट है वो कंट्रोल करता है प्यूपिल। और प्यूपिल जिसकी वजह से कर पाता है वो होता है आयरिस। आयरिस एक्चुअली आयरिस की हेल्प से जो प्यूपिल का साइज होता है वो कंट्रोल हो पाएगा। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी। एक्चुअली इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहीं पर बता दिया है। तो रेटिना पर इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस होता है आंखों के अंदर, रेटिना के थ्रू ऑप्टिक नर्व जाती है ब्रेन में, जो कि ऑप्टिकल सिग्नल के फॉर्म में जाएगी, और फिर हम चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ सॉलिड फ्लोटिंग विद अ पार्ट ऑफ इट इन अ लिक्विड। मतलब हमारे पास कोई सॉलिड है और किसी लिक्विड में वो फ्लोट कर रहा है। अब फ्लोट इस तरह से कर रहा है कि वो ना तो पूरा डूबा हुआ है ना पूरा ऊपर है, कुछ पार्ट उसका फ्लोट कर रहा है। देखो आर्किमिड्स प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ पहले। आर्किमिड्स प्रिंसिपल, सो आर्किमिड्स प्रिंसिपल के अनुसार इट इज स्टेट दैट द अपवर्ड फोर्स और बियॉन्ड फोर्स जिसको हम बोलते हैं, दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड वेदर फुली और पार्सली। मतलब चाहे वो पूरी तरह से उसमें डूबी हुई हो या पार्सली डूबी हुई, मतलब कि हो सकता है कि वो लिक्विड यहाँ पर हो या लिक्विड इस लेवल पर हो, तो दोनों ही केस में ये वैलिड रहेगा। सो द अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड वेदर फुली और पार्सली इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस। ठीक है, और साथ ही साथ जो वेट ऑफ लिक्विड होगा वो इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड सेकंड स्टेटमेंट द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इक्वल टू द वेट ऑफ द सॉलिड। देखो ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी, जो सॉलिड का वेट होगा उतने ही वेट का लिक्विड वो डिस्प्लेस कर देगी अकॉर्डिंग टू आर्किमिड्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पर सिर्फ जो स्टेटमेंट 2 है वही करेक्ट होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। या ज्यादा भी हो सकती है। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय सोर्स ऑफ साउंड इज ऑलवेज अ साइन वेव। देखो कह नहीं सकते कि हमेशा ही साइन वेव है, साइन वेव हो तो सकती है लेकिन हमेशा होगी ये श्योर नहीं है, या ऐसे भी नहीं कह सकते कि कभी भी नहीं होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। फिर द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय सोर्स ऑफ साउंड इज नॉट ऑलवेज अ साइन वेव। क्या वो हमेशा, इज नॉट ऑलवेज, ये बात सही है, ऑलवेज साइन वेव नहीं होगी, कभी कभी हो सकती है। अ प्योर साइन वेव हैज अ यूनिक फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए कोई डिस्प्लेसमेंट है ए साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी कोई भी यूनिक फ्रीक्वेंसी होगी अगर जो साउंड है वो साइन वेव है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है, जबकि हमेशा साइन वेव ही होगी या कभी साइन वेव होगी नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो इसलिए सही आंसर होगा ओनली 3 and 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट हमें चूज करना है। द करंट प्रोड्यूस बाय बैटरी इज डीसी। ये बिल्कुल सही है, जो बैटरी होती है ना वो डीसी करंट को प्रोड्यूस करती है। पीपल हु एक्सीडेंटली कम इन कॉन्टेक्ट विद एसी आर फ्लंग अफार। देखो एसी में क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव ये चेंज होता रहता है, तो अगर किसी को एसी लगता है तो वो दूर जाकर के गिरता है। फिर है, डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क ऑन डीसी आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ यूज ऑफ एसी। ऐसा नहीं है कि डीसी वाली स्ट्रॉन्ग होगी और एसी वाली कमजोर होगी, डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ करंट कितना है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही अपना आंसर भी होगा। द करंट दैट फ्लोज आउट फ्रॉम द स्विच पॉइंट एट होम्स इज एसी। तो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट ही आता है बाहर से। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कुछ था नहीं तो उसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द अपीयरेंस ऑफ साउंड टू अ ह्यूमन ईयर इज ऑब्जेक्टिवली कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग पैरामीटर। देखो जब आप साउंड को सुनते हो तो जैसे अगर मैं अपनी आवाज को कम या ज्यादा कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा हूँ या इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूँ। तो इंटेंसिटी आप इजिली महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं अपनी आवाज को पतली कर लूँ या मोटा कर लूँ ज्यादा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो वो भी आप अपने आपके जो ईयर होंगे वो उसको महसूस कर पाएंगे। तो और वेव फॉर्म भी, मतलब किस तरह की साउंड वेव है, साउंड वेव किस तरह की, मतलब साइन वेव हो सकती है, सीसा वेव हो सकती है, या फिर ट्रायंगुलर वेव हो सकती है और स्क्वायर वेव हो सकती है। तो ये सब भी हम
डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अब हमारा जो ह्यूमन ईयर है। तो इसलिए यहाँ पर तीनों ही सही है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और वेवफॉर्म। हाउ कैन बायोमास कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? बाय बर्निंग ड्राई बायोमास, जैसे उफले होते हैं तो उनको हम डायरेक्टली जला सकते हैं। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दोनों ही यहाँ पर ये सही होंगे, बर्निंग से भी और डायरेक्ट उसको डिकम्पोज करके भी हम सोर्स ऑफ बायोमास का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एन एलिवेटर वेगिंग ऑफ 500 किलोग्राम is to be lifted at a constant velocity 0.25 मीटर पर सेकेंड. What would be the minimum horsepower to be used? और G की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालनी है पावर। एक्चुअली पावर का फॉर्मूला दो होते हैं, एक तो एनर्जी अपॉन में टाइम और एक फोर्स इंटू में वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वो पावर हम निकाल लेंगे एफ डॉट वी से। किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लिफ्ट करके ले जा रहे हैं तो इसका जो वेट होगा वही होगी इस पर कितनी फोर्स लग रही है mg के इक्वल। तो फोर्स को तो हम mg लिख लेंगे, इनटू में वेलोसिटी v आएगा, पावर इक्वल टू। अब ये जो भी हम चीजें SI यूनिट में रखेंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो आएगा वाट में। पावर की SI यूनिट वाट होती है, हम बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे हॉर्स पावर को। हमें पता है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। तो पहले वाट में निकाल लेते हैं पावर। मास कितना है 500, g की वैल्यू 9.8 लेंगे, स्पीड हमें गिवन है 0.25। तो उसको जब हम सोल्व करेंगे आएगा 1225 वाट पावर आ जाएगी। इस पावर को ये वाट में आई है ना, तो 1 हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट। तो 1 वाट इक्वल टू कितना हो 1 अपॉन में 746 हॉर्स पावर। तो हमारे पास 1225 वाट है, तो पावर जो हॉर्स पावर में आएगी इट विल बी इक्वल टू 1225 को हम 746 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आएगा 1.64 हॉर्स पावर के इक्वल। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो इसमें दो मेन चीज है, एक तो फॉर्मूला यूज करना है पावर इक्वल टू एफ डॉट वी, और एक वाट में जो आएगी उसको चेंज करना हॉर्स पावर में। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ विंड पावर? विंड पावर में हम जैसे पवन चक्की होती है तो हवा का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी कन्वर्ट करने में। जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम, जो ये विंड होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल हम चीजों को पीसने में कर सकते हैं और भी काम में कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट वाले स्टेटमेंट हमें चूज करने। द विंड स्पीड इज वाइटल इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल आर एंगल्ड इनटू द वाइंड, तो जो जैसे आप पंखों के, जो घरों में पंखे इस्तेमाल होते हैं उनके ब्लेड देखोगे ना, तो वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं ताकि और अच्छी हवा दे सके। ऐसे इनको भी इंक्लाइंड किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द टर्बाइन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो जो टर्बाइन है वो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ना कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो यही हमारा आंसर भी होगा। इन ओल्डर विंड मिल विंड एनर्जी वाज यूज्ड टू रन मशीनरी टू डू फिजिकल वर्क लाइक क्रशिंग ग्रेन और पंपिंग वाटर, तो पहले के समय में इसका इस्तेमाल करते थे ग्रेन को यानी कि गेहूं को पीसने के लिए या फिर वाटर को पंप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, while generating ocean thermal energy which of the following type of liquid is boiled in the warm ocean water? तो मैंने जो आपको इससे पहले पेपर करवाया था 7 सितंबर वाला, उसमें भी एक क्वेश्चन था, वहां पर एमोनिया ऑप्शन में था, और मैंने आपको बताया था एमोनिया में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड होता है, तो वोलेटाइल लिक्विड इजिली वेपोरेट हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा वोलेटाइल लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, द पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। ये भी उस 7 वाले पेपर में था जो 7 तारीख को हुआ था। तो पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, पहले मैं बताता हूँ कन्वर्जिंग लेंस होता है कौन सा होता है। देखो अगर मान लीजिए इन्फिनिटी से लाइट रे आती है तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है एक जगह पर, कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए उसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। जबकि जो कॉनकेव लेंस होता है वो इन्फिनिटी से आ रही किरणों को डाइवर्ज करता है, फैला देता है इस तरह से। तो इसका फोकस यहाँ पर होता है पीछे की तरफ है, और इसका फोकस यहाँ पर, वैसे फोकस दोनों तरफ ही होंगे लेकिन इसका वर्चुअल फोकस होता है, इसका रियल फोकस होता है। तो ये कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। अब बात आती है इनकी पावर की, तो देखो पावर इक्वल तो होता है 1 में फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी नेगेटिव होगी।
अब जो कन्वर्जिंग लेंस होती है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, इसमें जो इससे आप पता करना जो फोकल लेंथ होगी, आप अगर इसको यहाँ से देख रहे हो तो प्लस साइन लगेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो उसकी पावर भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी तो उसकी जो पावर होगी वो भी नेगेटिव होगी। अब चलते अपने ऑप्शन पे, द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, बिल्कुल सही। द पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव, तो ये भी सही है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही होगी। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन अल्फा पार्टिकल द प्रोटॉन विल रिपेल ईच अदर ड्यू टू। देखो मैं समझाता हूँ, पहले दो चीजों के बारे में बताऊंगा यहाँ पर। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, प्रोटॉन यहाँ पर है, तो प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं किसी किसी में। फिलहाल अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है 2He4। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और ये अट्रैक्शन होता है कोलम्ब फोर्स की वजह से, जिसका फॉर्मूला भी होता है F K Q1 Q2 अपॉन में R²। इसी तरह से जो प्रोटॉन प्रोटॉन होंगे उनमें भी रिपल्सन होता है, और जो रिपल्सन होगा वो भी किसकी वजह से होगा, कोलम्ब की वजह से, कोलम्बियन फोर्स की वजह से। तो आंसर यहाँ पर है कोलम्बियन फोर्स। लेकिन ये भी बात है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन में एक अट्रैक्टिव फोर्स भी काम करती है जो कि होती है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स अगर मान लीजिए डिस्टेंस फाइनाइट है तो वो रिपल्सिव होती है, लेकिन यहाँ सॉरी अट्रैक्टिव होती है। डिपेंड करता है कि उनका सेपरेशन कितना, बहुत पास आ जाए तब वो रिपल्सिव होती है। तो यहाँ पर रिपेल ईच अदर ड्यू टू द फोर्स, तो यहाँ पर कोलम्ब फोर्स आएगा, न्यूक्लियर फोर्स वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। इन विच ईयर माइकल फेराडे मेक द डिस्कवरी ऑफ EMI, तो ये डायरेक्टली रोड लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन 1831। 900 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एन एज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर, मतलब कि कोई 900 ग्राम सॉलिड क्यूब है और वो पानी में फ्लो कर रही है, उसकी लेंथ भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, और वेट है ये 10 सेंटीमीटर हो गया इसकी वेट, और वेट है इसका 900 ग्राम। डेंसिटी ऑफ वाटर में गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो आंसर है वो CGS यूनिट में गिवन है। देखो इससे पहले मैंने आपको आर्किमिड्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया था, जो इसका वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का वो बराबर होगा कितना वेट ये लिक्विड का डिस्प्लेस कर रहा है, उस कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर CGS यूनिट में कितनी हो जाएगी, वो हो जाती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मास हमें गिवन है वो है 900 ग्राम, CGS यूनिट में ही है। CGS में इसलिए कहते हैं क्योंकि आंसर भी CGS में दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ वाटर हैविंग मास 900 ग्राम, मतलब कि ये देखो मैंने बताया कि इसका जो वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का वो बराबर होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो हम निकालना चाहते हैं कितनी वॉल्यूम को ये डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो वो बराबर होगा, देखो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम निकाल ले तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी, तो यहाँ पर आएगा मास अपॉन में डेंसिटी। मास ऑफ वाटर वही होगा जो क्यूब का मास है, क्योंकि उतना ही वो डिस्प्लेस कर पाएगी एक तरह से। देखो वेट और मास में फर्क कितना है, जी की मल्टीप्लाई हो जाती है, बात वही होगी। तो यहाँ पर मास हम ले रहे हैं तो 900 अपॉन में डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ से, कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब यह है कि क्यूब को 900 सेंटीमीटर क्यूब के वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, लेकिन क्यूब की जो खुद की वॉल्यूम है, इस क्यूब की खुद की जो वॉल्यूम है वो कितनी होगी, देखो साइड है 10 सेंटीमीटर, तो LBH होता है L इंटू बी इंटू एच, या फिर साइड की क्यूब हो जाता है, तो जाएगा 10 की पावर 3 या फिर कह लीजिए 1000, और वॉल्यूम निकालने तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इस सॉलिड ने डिस्प्लेस करी है वो कितनी है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज आउटसाइड द वाटर, तो कितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का बाहर है। अब उसको कैसे लिखेंगे, देखो क्यूब नीड टू डिस्प्लेस 900 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और टोटल वॉल्यूम क्यूब की कितनी है 1000, तो हम दोनों का डिफरेंस लेंगे 1000 माइनस 900 जो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इतना पानी, इतना जो वॉल्यूम होगा किसका, ऑब्जेक्ट का, वो आउटसाइड द वाटर होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या निकाला,
वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि डिस्प्लेस हो रहा है और टोटल वॉल्यूम क्यूब की, और फिर दोनों का डिफरेंस ले लिए, उतना ही पोर्शन लिक्विड से बाहर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो एडवांटेज नहीं है वो बताना है। पहला है नो वेस्ट गैसेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। देखो ऐसा नहीं कि कोई भी वेस्ट गैसेज नहीं निकलती है। फिर है देयर इज नो स्कोप ऑफ लीकेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन। तो अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई स्कोप ही नहीं होगा लीकेज का। लीकेज हो सकती है ह्यूमन एरर की वजह से हो सकती है। तो यहाँ पर ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है अ 40 वोल्ट 220 वोल्ट बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस देन 1 किलोवाट 220 इलेक्ट्रिक पावर। देखा जाए तो दोनों में देखो वोल्टेज तो इक्वल है, हमें पता करना है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो वोल्टेज बराबर, देखो पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, V²/R, एक होता है I² R और एक होता है VI। तो यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस का पता करना है और वोल्टेज दोनों की इक्वल है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा R बराबर V²/B, मतलब पहले वाला फॉर्मूला ये P = V²/R। क्योंकि वोल्टेज इक्वल है ना, बाकी से मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा रेजिस्टेंस किसका कम ज्यादा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस इनवर्सली पावर पर डिपेंड कर रहा है, कब, जब वोल्टेज सेम होगी, और दोनों की वोल्टेज सेम ही है। तो जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। हमें क्या पता करना है, हाई रेजिस्टेंस किसका होगा। तो हायर रेजिस्टेंस उसका होगा जिसकी पावर कम होगी। इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। पावर किसकी कम है, तो पावर कम है यहाँ पर 40 वोल्ट की बल्ब की, तो जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो होगा बल्ब का। ठीक है, तो द बल्ब हैज हाई रेजिस्टेंस, वो दे भी रखा है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो सही होगी क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट, द मैक्सिमम करंट दैट 100 वाट 220 वोल्ट कैन बी विद स्टैंड 0.45 एम्पियर। तो देखो यहाँ पर हमें पहले करंट निकालना पड़ेगा। पावर बराबर, मैंने अब यहाँ पर वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें वोल्टेज, पावर और करंट आ रहा हो। इसका मतलब P = VI वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो I बराबर कितना होगा, पावर अपॉन में I बराबर हो जाए पावर अपॉन में वोल्टेज V। तो पावर कितनी है 100 और उसको डिवाइड कर दीजिए दो जीरो से, जीरो से जीरो कैंसिल, तो I = कितना 5/11। जब आप 5 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.45 एम्पियर। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि अगर हमारे पास 200 वाट बल्ब का मतलब 200 वोल्ट लैंप है जिसकी पावर 100 वाट, तो वो मैक्सिमम जो उसमें करंट फ्लो कर सकता है वो 0.45 एम्पियर करेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही होगी। देखो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट भी कर सकता था बट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस निकाला नहीं है, बस ये पूछा किसका ज्यादा है। तो मैंने कंसेप्ट लगा करके रेजिस्टेंस इनवर्सली पावर पर डिपेंड कर रहा है, उसके हिसाब से कंक्लूजन निकाला कि जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम और जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 20, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई मे बी कंट्रोल बाय। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि पिपिल वो पार्ट होता है जिससे कि अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल होता है, कितना अंदर जाएगा कितना नहीं। पिपिल का साइज चेंज हो जाता है अगर आप उजाले और अंधेरे में जाए तो वो जो कंट्रोल होता है वो किसकी हेल्प से कंट्रोल होता है, वेरिंग द अपर्चर ऑफ आइरिस। यहाँ पर आइरिस करेक्ट आंसर होगा। फिर डिसिप्लिन 2 के कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं जिसमें फिजिक्स थी। Which of the following is the maximum acceleration of the bus in which a box lying on its floor will remain stationary? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें दिया हुआ, इसको समझते हैं क्वेश्चन को। 11th क्लास का क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये होगी बस और बस के ऊपर हमने रख दिया बॉक्स। अब ये जब बस आगे जाएगी तो इस बॉक्स पर कुछ फोर्स लगेगी आगे की तरफ जो बराबर होगी मास इनटू एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन वही जो बस का एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये जो बॉक्स का सरफेस और बस का सरफेस होगा इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा कि जो बॉक्स है वो वहीं पर स्टेशनरी रखा जाए। इसका मतलब ये है कि जितनी फोर्स इस तरफ लग रही है उतनी फोर्स इस तरफ लगनी चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर रख दीजिए जो बाहर से एक्सेलरेशन की वजह से उसमें फोर्स लगेगी। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F = म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा mg के इक्वल। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन अगर हो रहा है वेट नीचे लग रहा है तो ऊपर की तरफ रिएक्शन भी होगी। तो इसी रिएक्शन जो वेट होगा यहाँ पर r के इक्वल होगा। अब F = कितना म्यू इंटू r होता है, r को हम क्या लिखेंगे mg। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होगा म्यू mg के, म्यू mg। और जो
फोर्स होगी जो कि एक्सेलरेशन की वजह से आई है वो होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। एम से एम कैंसिल कर दो तो म्यू जी इक्वल टू कितना आ गया एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन तो हमें निकालना है, तो जो एक्सेलरेशन होगा जो हमें निकालना वो इक्वल होना चाहिए म्यू जी के, तभी वो बॉक्स स्टेशनरी रह पाएगा। अब म्यू की वैल्यू कितनी है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो है 0.14, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इतना एक्सेलरेशन होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम या इतना होगा तो बॉक्स स्टेशनरी रहेगा, अगर इससे ज्यादा हुआ तो बॉक्स स्लिप कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है और एनसीईआरटी क्लास 11th में आपको एज इट इज एग्जाम्पल में मिल जाएगा। A batsman hits a ball straight in the direction of bowler without changing its initial velocity of 10 meter per second. If the mass of the ball is 0.12, तो आपको बताना है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है पहले मैं वो समझा देता हूँ। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम फाइंड करो और डिफरेंस फाइंड कर लो उसका, वो इम्पल्स हो जाएगा। अब वो क्या रहा है कि जैसे मान लो बॉलर है, बॉलर ने बॉल फेंकी बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन इसको हिट करेगा। अब बैट्समैन इसको कुछ इस तरह से हिट कर रहा है कि इसकी जो इनिशियल स्पीड है, और जब बैट्समैन ने इसको हिट किया इस डायरेक्शन में, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो, भले डायरेक्शन चेंज हो गई हो, तो अब बाद वाली स्पीड कितनी होगी माइनस यू के बराबर, और मास तो चेंज हो गई नहीं। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं इनिशियल मोमेंटम देखूं, लेट वो इस तरफ आ रहा है, तो वो हो जाएगा मास इंटू मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी बराबर मास इंटू वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा एम इंटू में यू, ये आई कैप डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं। जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी देखो स्पीड चेंज नहीं हुई है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई अब, तो यहाँ पर आएगा माइनस के आई कैप, क्योंकि वो माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा है। अब हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। वैसे मैं इसको डायरेक्ट में बताऊंगा क्या होगा, इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी जितना मैं कर रहा हूँ, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना। तो इम्पल्स बराबर किसके होगा, इम्पल्स बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम के। इसका मतलब पी इनिशियल में से आप माइनस कर दीजिए पी फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम कितना एम यू आई कैप, मतलब डायरेक्शन बता रहा है, फिर प्लस सॉरी पहले माइनस है यहाँ पर साइन, तो यहाँ पर आएगा माइनस और ये हो जाएगा एम यू माइनस के आई कैप। अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम यू आई कैप प्लस एम यू आई कैप, आई कैप सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है हमें, तो हो जाएगा 2 एम यू आई कैप। ये हो गए इम्पल्स। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन फिलहाल तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपली अगर आप इतना कुछ ना करना चाहो ना, सिंपली ये करो कि इम्पल्स बराबर जब स्पीड के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आया हो, वेलोसिटी में कुछ चेंज ना आया हो, तब की बात है। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर, तो तब डायरेक्टली फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2mu, यहीं से वही तो आया है, ये मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो स्पीड चेंज ना हो रही हो। तो 2m का मतलब मास 0.12 और स्पीड कितनी है 10, तो यहाँ पर हो जाए 12×24 और ये आ जाएगा 2.4 न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारा होगा इम्पल्स, जो कि बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो इतना कुछ करके आप दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम से तो सीधा 2mu फॉर्मूला अप्लाई करें। Next question 10. Which of the following statement is true regarding the phenomena known as mirage? Mirage total internal reflection पर बेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा। आपने देखा होगा कभी कभी आपको सड़क, मतलब अगर काफी ज्यादा गर्मी है, धूप है, तो सड़क पर आपको रिफ्लेक्शन दिखता है किसका, आसमान का, बादल नीचे दिखते हैं। ऐसे ही अगर कहीं पर रेगिस्तान एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा धूप निकली है, तो जो पेड़ होते हैं वो उल्टे दिखते हैं, मतलब जमीन पे उसकी रिफ्लेक्शन बन जाता है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की वजह से होगा। ठीक है, तो जो भी इमेज आप देखोगे नीचे वो इन्वर्टेड दिखाई देगी। तो यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट पूछा कौन सा, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू होगा द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल इसमें इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है एन आइसोटोप्स ऑफ डैश इज यूज्ड इन फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल करा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। फ्रीक्वेंसी हायर देन डैश आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। देखो इसमें तीन चीजें मैं बताऊंगा। अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है या 20,000 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, तो ये ऑडिबल रेंज होती है, ऑडिबल रेंज, जिसको हम सुन सकते हैं, ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कम है 20 हर्ट्ज से तो वो कहलाती है इंफ्रासोनिक। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 20 किलो हर्ट्ज से तो वो कहलाती है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वो पूछा था हायर देन, तो वो
20 किलो हर्ट्ज से अगर ज्यादा होगी तो अल्ट्रासाउंड कहलाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। द फ्यूज वायर हैज हायर रेजिस्टेंस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। तो ये स्टेटमेंट सही, जो फ्यूज वायर हम इस्तेमाल करते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इलेक्ट्रिकल वायर से। द फ्यूज वायर हैज इट्स मेल्टिंग पॉइंट लोअर, हाँ मेल्टिंग पॉइंट हमें कम रखना पड़ेगा ताकि अगर करंट बहुत ज्यादा हो तो इजिली उनका वायर पिघल करके करंट को फ्लो होने से रोके, ज्यादा करंट को। फिर है द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू द मेन सोर्स इन पैरेलल। देखो मेन सोर्सेस को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो अगर एक फेल होगा तो बाकी में तो करंट जाता रहेगा। जबकि सीरीज में क्या होता है कि अगर एक कोई भी कंपोनेंट फेल हो जाए तो वो करंट को आगे जाने से मतलब आगे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सीरीज की पैरेलल की जगह सीरीज आएगा। अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ लीड एंड टिन एलॉय इज यूज्ड इन अ मेकिंग फ्यूज। तो एलॉय जो फ्यूज वायर होते हैं उनका इस्तेमाल मतलब अगर उनको हमें बनाना है तो एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। एलॉय कौन कौन सा होगा, लीड और टिन का मिला करके। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। तो वो नॉन मेटल जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है तो वो होता है कार्बन। आपने देखा होगा कार्बन C60 मिलिस्टर फ्लोरेंस भी होता है, कार्बन डायमंड फॉर्म में भी होता है, ग्रेफाइट फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कार्बन। द फील्ड लाइन इन अ सोलेनोइड, तो ये जो एग्जाम था 7 तारीख वाला उसमें भी एक क्वेश्चन सोलेनोइड पर बेस्ड था। मैंने बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड के अंदर वो पैरेलल होती है स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पैरेलल स्ट्रेट लाइन। पैरेलल का मतलब वो यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म होगी। और फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनोइड के अंदर B0 Ni। क्वेश्चन नंबर 19 विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर में आएगा मरकरी। हालांकि इसको हम थर्मोमीटर का में इस्तेमाल करते हैं कि एक्सपेंड करता है हीट होने पर, लेकिन पुअर ये सब तो अच्छे कंडक्टर है तो पुअर में आएगा